I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. On this channel we discuss the contents of law and previous year papers. And friends, in today's video we are going to discuss exam paper of UPSC Assistant Labor Commissioner 2023, which was held on 20th of August in 2023. So you can see the paper comes like this. ये देखिए सीरीज ए है। यहाँ आपको आपका रोल नंबर लिखना होता है। 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चंस, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 मार्क्स आपका जो है 1/3 वो काट लिया जाता है। ठीक है ना। So let's move on to the questions. Question number 1 is the definition of building or other construction work provided in Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996 is not applicable to which of the following buildings or other construction workers? ये रेलवे पर अप्लाई होती हैं? हाँ जी होती हैं जी, लिखा हुआ है ये आपके सेक्शन 2(1)D में, जहाँ पर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो रेलवे है, फिर है रिलेशन टू ओवरसीज कम्युनिकेशन, यस। फैक्ट्रीज एक्ट ये वाला अप्लाई नहीं होता, और ये जो है प्रोविजंस ऑफ माइंस एक्ट ये भी नहीं है। तो इसमें 3 और 4 जो एप्लीकेबल नहीं होते, तो बी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2, under the provision of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act, every employer shall constitute a safety committee in every establishment wherein 500 or more building workers are ordinarily employed, या फिर 300, 200, 100, 500 या 500 से ज़्यादा हों तो सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ती है। तो इसमें ए आंसर रहेगा। ये प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट के सेक्शन 38 में। नेक्स्ट इज 3, a building worker registered as beneficiary under the Building and Other Construction ये act has shall contribute to Building and Other Construction Workers Welfare Fund until he attains the age of, कब तक करेगा? 60 साल तक कर सकता है। तो सी इसमें आंसर रहेगा। ये जो वर्कर वेलफेयर फंड है ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 24 में, और ये कंट्रीब्यूशन देगा 60 ईयर्स तक। ये मेंशन है सेक्शन 16 ऑफ दिस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट में। Next is 4. Which among the following is not an industry under section 2J of Industrial Dispute Act? ONGC है, यस। दूरदर्शन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ केस आया था इन 1963, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडस्ट्री नहीं कहलाए जाएंगे। तो बी इसमें आंसर रहेगा। Next is 5. Which one of the following statement with regard to the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 is not correct? Right of an employer to suspend his employee is a managerial prerogative. ये ठीक है। Order of suspension does not automatically put on an end the employer-employee relationship, ये बिल्कुल ठीक है। पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज प्योरली डिस्क्रिशनरी फॉर द एम्प्लॉयर, ये मैंडेटरी होता है देना सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज ऑब्लिगेटरी है, बिल्कुल ठीक है। तो दो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है सी और डी, तो इसमें एक ठीक होगी तो डी ठीक है और सी गलत हो गया, तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो सी इज द आंसर। एंड ये है सेक्शन 10A ऑफ दिस एक्ट। Next is 6. Section 11A was inserted in the Industrial Dispute Act 1947 to implement ILO recommendation 80 या फिर 11/19/128। देखिए जो 80 है वो रिस्ट्रिक्ट करती है नाइट वर्क फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। 11 है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये 11A जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आया है ये है 119, तो सी आंसर हो गया। फिर जो डी आईएलओ रिकमेंडेशन नंबर 128 है, ये क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल वेट जो कि एक वर्कर कैरी कर सकता है, ठीक है। क्या पता इस बार ये पूछ ले इसमें से कोई, सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 7.
Which of the following are not per se industrial dispute under the Industrial Dispute Act? सस्पेंशन ऑफ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर, ये क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है? ये पर से लिखा हुआ ना, पर से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो ये नहीं होता। फिर विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ अ वर्कमैन बाय द मैनेजमेंट एज अ पनिशमेंट, ये भी नहीं है। रिट्रेंचमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन, ये होता है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ अ जूनियर डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये नहीं होता है। ठीक है, ये जूनियर हॉस्पिटल वाला ये केस है, इसका नाम है म्यूर मिल्स वर्सेस स्वयं प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, केस का नाम है जिसपे ये आया था कि जूनियर डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टर्मिनेट कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आता। ठीक है ना, तो 1 2 4 इसमें आंसर रहेगा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 8, which of the following do not fall within the scope of powers of labor court industrial tribunal under 11A of Industrial Dispute Act? डिस्चार्ज है, डिसमिसल है, रिडक्शन इन रैंक ये नहीं है, सस्पेंशन है। तो 1 2 एंड 4 तो इसमें है, तो नॉट फॉल पूछा हुआ तो 3 इसमें आंसर रहेगा, 3 ओनली, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, which one among the following legal proposition was not laid down by the Supreme Court in State of Bombay versus KP Krishnan 1960 with reference to Industrial Dispute Act? Power of government under section 10A is administrative in nature, बिल्कुल ठीक है। Wide and absolute है, ठीक है। Second proviso gives no discretion to government in matter of making reference to labor or industrial tribunal, ये wrong है। वो डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ जजमेंट में, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर ये सेक्शन 12(5) गिव्स पावर टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रेफरेंस टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन 10(1) टू द लेबर और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये ठीक है। तो नोट ले डाउन कौन सा हुआ, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10, in LIC versus DJ Bahadur 1980, the Supreme Court held that once a notice of termination of settlement has been given under section 19 of Industrial Dispute Act, the period of 2 months has expired, the parties to the settlement shall bound हो जाएंगे या फिर नहीं बाउंड होंगे, not be bound by the terms of the said settlement after the expiry of 2 months after notice, even if results in a vacuum. No, ये स्टेटमेंट ए जो है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड वर्सेस AR चेको में डिसाइड किया गया था इन 1964, जिसको ओवररूल किया था डीजे बहादुर वाले केस ने इन 1980। कंटिन्यू टू बी बाउंड बाय दिस सेड सेटलमेंट अंटिल इट इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेटलमेंट और एन अवार्ड, बिल्कुल ठीक है। फ्री टू रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फ्री टू रिजोर्ट वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, नो, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 11, a strike in a non-public utility service is not illegal under Industrial Dispute Act if it is declared or commenced during the pendency of conciliation proceedings before conciliation officer। अगर लेबर कोर्ट में है, आर्बिट्रेशन में है या फिर बोर्ड के पास है तो आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो गलत है, अदरवाइज नहीं है। कंसिलेशन के पास कर सकते हो, वहाँ के मेंशन में नहीं किया हुआ है यहाँ पर। दिस इज सेक्शन 23 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सो ए इसमें आंसर रहेगा। Next is 12. Under section 17(b) of Industrial Dispute Act, during the pendency of proceedings relating to dismissal, discharge or retrenchment before a constitutional court, the employer is not liable to pay full wages to a workman if award directing reinstatement of workman is passed by Labor Court, Civil Court, Industrial Tribunal, National Tribunal, Civil Court। B is the answer, section बता ही दिया। Next is 13. Under the Industrial Dispute Act, who among the following is a protected workman? Member of executive or office bearer of a trade union, ये बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 33 में मेंशन है ये। Workman recognized as protected workman by employer, a person employed in an industry recognized by protected workman by employer, फिर member of executive or office bearer of a registered trade union connected with the establishment who is recognized as protected workman by the employer। A is the answer। Next is 14. Who among the following category of employees are not entitled to form
trade union and get the same registered under the Trade Union Act. टीचर्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. सुपरवाइजरी स्टाफ ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. देखिए सुपरवाइजरी स्टाफ है वो वर्कमैन नहीं होते हैं तो वो नहीं कर सकते. फिर क्लरिकल स्टाफ एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दिल्ली कर सकते हैं. पीएन एम्प्लॉयड इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नहीं कर सकते. तो बी इसमें आंसर रहेगा. Next is 15. Not less than how many of the total number of the office bearer of every registered trade union in an unorganized sector shall be person actually engaged or employed in an industry with which trade union is connected. 1/5, 1/4, 1/3 या 1/2. ये 1/2 होता है तो डी इसमें आंसर रहेगा. ये मेंशन किया गया है इन सेक्शन 23 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो कि अभी नया आया है ना. वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुए थे तो रिसेंट में से क्वेश्चन पूछ लिए थे. अब इसमें एक वर्कर की डेफिनेशन आती है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में लिखी हुई है इन सेक्शन 2ZR. किसकी डेफिनेशन? वर्कर की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज 16. X and Y are two registered trade unions of workers in MB cotton mills. X and Y have membership of 150 and 120 respectively. Both trade union wants to amalgamate as one trade union XY. In X, 110 members cast their vote and in Y, 70 members cast their vote to decide for or against the amalgamation. What is the minimum of the votes recorded that is required to decide favor of amalgamation? कितना चाहिए होता है? 60% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स कास्ट. ठीक है, अब टोटल है 150 एक्स में, वाई में है 120. टोटल वोट कितने डाले? एक्स में 110 और इसमें 70. ठीक है, तो कितना हो गया ये? 180. 180 इंटू 60% कितना चाहिए? 108. सो सी इज द आंसर. Next is 17. If the membership of a registered trade union in a financial year did not exceed 250, annual audit of the account of trade union may be conducted by how many members of the union? 1, 2, 3, 4. 2 members. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेंट्रल ट्रेड यूनियन रेगुलेशन 13 सबसेक्शन 2 में. Next is 18. Certified standing orders cannot be modified except on agreement between the employer and the workman until the expiry of how much time from the date on which standing orders came into operation? 2 months, 3 months, 6 months, 12 months. It is 6 months. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में. ऑल राइट. This is 19. Scooters India is an establishment covered by Industrial Employment Standing Order Act 1946. R is a workman of establishment. He is suspended by the employer pending investigation into complaint of misconduct against him. The employer has to pay him subsistence allowance for the first 90 days of suspension at the rate of कितना मिलेगा? 50, 20%, 25, 50, 75%. It is 50%. C is the answer. का मेंशन किया गया है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के सेक्शन 10A में. नेक्स्ट इज 20. क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में बी रेफर्ड टू सर्टिफाइंग ऑफिसर या लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिफोर द लेबर कोर्ट. बी इज द आंसर. कहाँ मेंशन है? इन सेक्शन 13A ऑफ दिस एक्ट. Next is 21. Under the Industrial Employment Standing Orders Act, state government is appropriate government if industrial establishment is under the control of railway administration या फिर माइनर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड. ये माइनर पोर्ट पे अप्लाई नहीं होता है तो बी इज द आंसर. मेजर पोर्ट पे हो सकता है क्या? यस. और ये कहाँ मेंशन है? इन सेक्शन 2B ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में. Next 22. Which one of the following bodies is not constituted under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970? Central Advisory Board, Joint Advisory, State Advisory Committee constituted by Central Advisory.
ज्वाइंट एडवाइजरी बोर्ड, बी इज द आंसर। ये नहीं होता है, बाकी सब हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है सेक्शन 3, ये स्टेट एडवाइजरी 4 एंड कमिटी है ये 5 इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एक्ट में। Next is 23. Which of the following factors should be taken into account by the appropriate government before it issues notification prohibiting the employment of contract labor under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970? Whether the process, operation, or other work is incidental to or necessary for the industry, trade, business, manufacture, or occupation that is carried on in the establishment. ये मेंशन किया गया है सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लोज ए में, तो ये ठीक है। फिर वेदर इट इज़ डन ऑर्डिनरली थ्रू रेगुलर वर्कमैन इन दैट एस्टेब्लिशमेंट और अदर सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट्स, ये क्लोज सी है। फिर वेदर इट इज़ पेरिनियल नेचर, दैट इज टू से इट इज़ ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन दैट इज कैरिड ऑन इन द एस्टेब्लिशमेंट, ये बी है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? ऑल 1 2 3, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 24. विच अमंग द फॉलोइंग वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट? क्रचेज आते हैं, नहीं आते। कैंटीन, रेस्टरूम, फर्स्ट एड फैसिलिटीज है। कैंटीन है 16 में, रेस्टरूम 17, फर्स्ट एड 19 इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में। सो ए इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25. वेयर द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस within the prescribed period to a contract labor under the Contract Labor Abolition Act, it's have duty of which among the following to pay such wages to the contract labor? State government, central government, principal employer, state advisory board. Principal employer, C is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 21 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट में। नेक्स्ट 26. The appropriate government issues notification under section 10(1) of the Contract Labor Regulation and Abolition Act prohibiting employment of contract labor in loading and unloading activities in the industrial establishment in state X. There are large number of contract laborers engaged in by the principal employer through contractor in their establishments. What is the effect of notification on contract labor in such activities? Contract labor automatically becomes employee of the principal employer? नहीं, ये नहीं होता है। They do not automatically become employees of the principal employer, क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव होगा। फिर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैज द राइट टू get its dispute relating to engagement of service by the principal employer espoused by the workers workers union and seek reference to the same to the labor court or industrial tribunal for adjudication of their demand of regularization of services in with the principal employer। तो 2 and 3 are correct, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा? सी, 2 and 3 only। नेक्स्ट इज 27. Under the Payment of Wages Act, which one of the following is not a ground on which deduction can be made from wages payable? House accommodation supplied by the employer or any government authority or any housing board set under any law enforced, तो काट लेंगे ओबियसली। तो उसमें जो डिडक्शन होती है HRA की। फिर है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, तब भी कटेंगे। बोनस पेड अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो वो नहीं कट सकता। डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स विच आर एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी, इसमें भी कट जाएंगे। तो नोट ग्राउंड कौन सा होगा फिर? सी इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ग्राउंड्स कहाँ हैं डिडक्शन के? इन सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। नेक्स्ट इज 28. Which one of the following statements with regard to inspectors under section 14 of the Payment of Wages Act is not correct? Inspector appointed under the Payment of Wages Act are not public servants as defined under IPC, तो ये wrong है। आर पब्लिक सर्वेंट्स आना चाहिए, और ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 में, तो ये हो गया रॉन्ग। तो यही इसमें आंसर है। आगे देख लेते हैं। एन इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री इज अपॉइंटेड अंडर दी शैल बी इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये भी ठीक है। ये प्रोवाइड किया गया 14 के सब सेक्शन 1 में।
The appropriate government may appoint inspector for the purpose of the Payment of Wages Act in respect of all persons employed upon railway otherwise than in a factory to whom Payment of Wages Act applies. ये करेक्ट है, ये सबसेक्शन 2 है 14 में. फिर डी है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच अदर पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ये भी ठीक है. दिस इज सबसेक्शन 3 इन सेक्शन 14. तो इसमें नॉट करेक्ट कौन सा हुआ फिर? ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 29. Under the Payment of Wages Act, the rule making power of the appropriate government vests under सेक्शन पूछ रहे हैं 26 से 25 ए है या 22 2016. इट इज सेक्शन 26(1). ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज in case of death of the employed person under the Payment of Wages Act is are correct. The balance of wages payable is to be paid to the person nominated by the employed person in this behalf in accordance with the rules made under the act. ये बिल्कुल ठीक है. ये है सेक्शन 25A और सब सेक्शन 1 है और इसमें ये क्लॉज ए है. फिर है वेयर नो सच नॉमिनेशन हैज़ बीन मेड और वेयर एनी रीजन सच अमाउंट कैन नॉट बी पेड टू द पर्सन सो नॉमिनेटेड द अमाउंट पेबल हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी. बिल्कुल ठीक है. दिस इज क्लॉज बी. फिर है वंस द बैलेंस ऑफ वेजेस पेबल इज डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर विद द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी द एम्प्लॉयर शैल बी डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टू पे दोज वेजेस. ये भी ठीक है. दिस इज क्लॉज सी इन सेक्शन 25A(1). सो इसमें all are correct. D is the answer. 1 2 3. Next 31. The minimum rate of wages fixed by the appropriate government in respect of the scheduled employment under the Minimum Wages Act does not include a basic rate of wage with or without cost of living allowance. ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 और ये क्लॉज 2 है. फिर है ए बेसिक रेट ऑफ वेज एंड स्पेशल अलाउंस एट रेट टू बी एडजस्टेड एंड टू अकॉर्ड एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल विद द वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. ये क्लॉज 1 है. फिर एन ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउइंग फॉर द बेसिक रेट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस. ये क्लॉज 3 है. फिर ए बेसिक रेट ऑफ वेजेस इंक्लूडेड विद द हाउस रेंट अलाउंस टू बी एडजस्टेड विद द वेरिएशन. ये नहीं है. तो कौन सा नहीं हुआ फिर? डी इज द आंसर. नेक्स्ट 32. इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज. वो कर सकते हैं. वो है क्लॉज 4 इन सेक्शन 3. एडल्ट एडोलसेंट चिल्ड्रन अप्रेंटिसाइजेज. ये क्लॉज 3 है. फिर मेल एंड फीमेल वर्कर्स उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो ये रॉन्ग हो जाएगा. फिर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स ये क्लॉज 1 है इन सेक्शन 3. सो सी इज़ द आंसर. और 3 सेक्शन 3 में ये सब सेक्शन 3 के क्लॉज ए के सब क्लॉजेज हैं. नेक्स्ट 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to the payment of wages in kind under Minimum Wages Act is not correct. Where it has been the custom to pay wages wholly or partly in kind, the appropriate government may by the notification in the official gazette authorize the payment of minimum wages either wholly or partly in kind. ये ठीक है जी. सेक्शन है ये 11 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट और ये सब सेक्शन 2 है. फिर है इफ appropriate government is of the opinion that the provision should be made for the supply of essential commodities at concessional rates, again by notification in official gazette authorize the provision to such supplies at concessional rate. सबसेक्शन है ये 3. फिर है द कैश वैल्यू ऑफ वेजेस इन काइंड एंड ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज शैल बी एस्टिमेटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट. ये सबसेक्शन 4 हो गया. फिर मिनिमम वेजेस में भी पेबल आइदर इन काइंड और इन फॉर्म ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज उन प्रोराटा बेसिस. ये जरूरी नहीं है. दिस इज रॉन्ग. सो नोट करेक्ट कौन सा होगा फिर? डी इज द आंसर. नेक्स्ट 34.
Which one of the following statement is not correct with regard to fixing the number of hours for a normal working day under the Minimum Wages Act 1948? ये है सेक्शन 13 एंड सबसेक्शन 1 और उसमें क्लॉज ए है ए फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्कर विच शैल कंस्टिट्यूट ए नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूसिव वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स, बिल्कुल ठीक है ये। फिर प्रोविजन फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 days, भाई 7 days छुट्टी मिलनी चाहिए, संडे की छुट्टी होती है ना, इसीलिए तो ऑल एम्प्लॉयज एंड स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयज, ये क्लॉज बी है। फिर प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ पेमेंट ऑफ वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट रेट विच इज़ नॉट लेस देन दी ओवर टाइम, अगर छुट्टी के दिन बुला रहे तो ओवर टाइम मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा, ये क्लॉज सी है। फिर फिक्सेशन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स विच शैल नॉट एक्सीड 8 hours ए डे इंक्लूसिव ऑफ वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स, ये वाला नहीं मेंशन किया हुआ तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 35, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट में नॉट फिक्स, क्या फिक्स नहीं कर सकती? मिनिमम टाइम रेट यस, पीस रेट, गारंटीड टाइम रेट गारंटीड, ओवर टाइम रेट नहीं फिक्स हो सकता, सो डी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 3 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इन एंड सबसेक्शन 2। नेक्स्ट 36, under section 16 of minimum wages act, where an employee does 2 or more class of work for each of which a different minimum rate of wage applies, he shall be paid, क्या देंगे उसको? rate of wage which is higher, या फिर prescribed by the appropriate government, या फिर fixed by the employer under industrial employment standing order, या फिर rate of wage in respect of the time respectively occupied in each such class of work which is not less than the minimum rate in force in respect of such class, बिल्कुल ठीक है ये, डी इज द आंसर। सेक्शन मेंशन कर दिया, सेक्शन है 16 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। नेक्स्ट 37, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल द एम्प्लॉयर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट? दैट ही हैज कंट्रावेंड सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट एंड पेड वेजेस इन काइंड फॉर आर्टिकल विच आर एसेंशियल कमोडिटीज, तो वहाँ एग्जम्प्ट नहीं होगा बिकॉज कमोडिटीज देना वो अलाउड नहीं है। दैट ही हैज़ कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 टू मिनिमम वेजेस, वहाँ भी नहीं होगा। कॉन्ट्रावेंड 3 यहाँ भी नहीं होगा। अनदर पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस विदाउट हिज नॉलेज एंड कंसेंट और कन्वीनियंस, तो यहाँ पर हो सकता है, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 38, अंडर सेक्शन 3(3) ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, वेजेस मे नॉट बी फिक्स्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स, भाई आवर हो जाएगा, डे हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, वीक का नहीं होता है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 39, फॉर द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, दे शैल बी लिविड एंड कलेक्टेड ए सेस एट सच रेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर नॉट एक्सीडिंग 4%, 6, 2 या 1%, 2%, सी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। इतना बड़ा नाम है इसका एक्ट का। नेक्स्ट इज 40, हु कैन एग्जम्प्ट एनी एम्प्लॉयर और क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स इन अ स्टेट फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेस पेबल अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, वेयर सच सेस इज ऑलरेडी लेविड एंड पेबल अंडर एनी कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन द स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 6 ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस एक्ट। नेक्स्ट इज 41, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एनी अपील अंडर सेक्शन 11(1) अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, द अपील अथॉरिटी शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन, कितने टाइम पीरियड में इसको करना है डिस्पोज ऑफ अपील को? 60, 90, 120, या फिर सच टाइम एज अपील अथॉरिटी कैन डू एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, यही लिखा हुआ है सेक्शन में, सब सेक्शन 3 में, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 42, whoever being liable to pay cess under the building and other construction workers welfare cess act willfully evades or attempt to evade the payment of such cess shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 month or fine or both, या फिर 6 months, या फिर 1 year and 2000, या फिर 1 year 1000 फाइन।
It is up to 6 months with fine in both. B is the answer. This is section 12 subsection 2 of this cess act. Next 43. A, while traveling in a state transport corporation bus from his residence to place of work, meets with an accident in the depot of the said state transport corporation, as a result of which he dies. The accident takes place at 8 a.m. and his shift was to start at 10 a.m. His dependents claim compensation under Employees Compensation Act. Are they entitled to get compensation? क्या मिलेगा? They will not entitle, no. They would be entitled for compensation, या फिर they would have been entitled to the compensation had the accident taken place in the premises of the employer during the hours of his employment. या फिर they would have been entitled had the accident occurred because of the hazard attached to the job of the deceased. देखिए कॉम्पनसेशन मिल जाएगा बट यहाँ नहीं मिलेगा. अगर वो प्रीमाइसिस में हुआ होता है एम्प्लॉयर की तो वो एम्प्लॉयर फिर लाइबल होता है, अदरवाइज नहीं है. ये केस है देवशाला वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ठीक है ना. दे वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन बट दिस टाइम दे आर नॉट. So C is the answer. Next is 44. Which of the following statement as per the Employees Compensation Act 1923 are correct? The act applies to certain classes of employers. ये रिसाइटल में ही लिखा हुआ है. फिर एम्प्लॉय मस्ट बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2. ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के क्लॉज डबल डी में लिखा हुआ है. फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में एड एनी क्लास ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन टू शेड्यूल 2. ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है. द एक्ट लेज डाउन टाइम लिमिट ऑफ 6 months फॉर डिस्पोजल ऑफ द क्लेम ऑफ द कम्पनसेशन. ये 3 months है, 6 months नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. तो 1 2 3 आर करेक्ट पूछा है, तो सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 45. In which of the following circumstances shall an employer be held liable for compensation to the employee under the provision of Employees Compensation Act 1923? Any injury which does not result in total or partial disablement exceeding 2 days. तो 2 days अगर 3 days से exceed करता है तो liable नहीं होता यहाँ पर. तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि 2 days लिखा हुआ है. फिर एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और टोटल डिसेबलमेंट caused by an accident which is directly attributable to the employee having been at the time thereof under the influence of drink or drugs. तो यहाँ नहीं मिलेगा ना. सेक्शन है ये सेक्शन 3 एंड क्लॉज बी में मेंशन है ये. फिर एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट caused due to the willful of disobedience of the employee to the rule expressly framed or an order expressly given for the purpose of securing the safety of the employees. तो ये clause 2 है. फिर if the employer proves that the accident is due to willful removal or disregard by the employee of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing security of the employee. ये clause 3 है. सेक्शन 3 में ये clause B में लिखे हुए हैं. तो इसमें देखिए 2 जो है वो रॉन्ग हो गया. अब 2 ये करेक्ट पूछे हुए यहाँ पर. 2 देखिए इसमें भी है, फिर यहाँ पर भी है. ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए और यहाँ पर भी है, ये भी हो गया. 3 and 4 ओनली देखिए यहाँ पर है. तो ये जो है इस क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया था. बट आई वुड से द आंसर वुड बी 1 3 and 4. नेक्स्ट इज 46. In which one among the following cases the Supreme Court observed that the gratuity is no longer in the realm of charity but a statutory right provided in favor of employee? ये कहाँ प्रोवाइड किया गया था? ये डिसाइड किया गया था इन बलबीर कौर वर्सेस सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2000. इसमें आंसर दिया गया था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम पद्मनाभन नायर 1985. यहाँ पर जो है ये रेल्म ऑफ चैरिटी वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, वहाँ यूज़ किया गया था रेल्म ऑफ बाउंटी. इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन सारे ये रॉन्ग थे. तो क्वेश्चन वाज नॉट प्रॉपर. आंसर इसका आना चाहिए बलबीर कौर वर्सेस सेल 2000.
Next is 47. Section 7 of Payment of Gratuity Act provides exemption to employer from liability in certain cases. या फिर फॉर रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, या फिर प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, या फिर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी. ये है सी, प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन. एग्जम्पशन ये सेक्शन 10 है, रिकवरी ये 8 है, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 13 है. नेक्स्ट 48. अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इफ an employee has a family at a time of making a nomination, the nomination shall be made in favor of one or more members of his or family, and any nomination made by such employee in favor of a person who is not a member of his family shall be void होगा या फिर valid होगा? Shall be void. So C is the answer mentioned in section 6 subsection 3. Next is 49. Under the Maternity Benefit Act, if a woman dies before receiving maternity benefit, the same shall be paid to state को देंगे, या फिर person nominated by the woman in notice under section 6, या फिर her legal representatives as she has not nominated a nominee, या फिर the person nominated by the woman in notice under section 6 as well as to legal representatives equally. इसमें 2 and 3 are correct. So C is the answer. Next is 50. Section 25 of Maternity Benefit Act authorizes state government to give direction to inspector regarding carrying into execution of its provisions. ये ठीक है. Central government to give direction to state government regarding the carrying into execution of its provisions, या फिर inspector to give directions to the employer regarding carrying into execution. Central government के पास power है, तो 2 इसमें आंसर है. 2 only, B is the answer. Next is 51. For which one of the following matters under the Unorganized Worker Social Security Act 2008, it is not mandatory for central government to formulate and notify suitable welfare scheme for unorganized workers? Life disability cover होगा, yes. Health and maternity benefit, yes. Employment injury benefit ये नहीं होता है. Old age protection, yes. तो C इसमें आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 3 ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट में. Next 52. Any scheme notified by a state government under the Unorganized Worker Social Security Act may be funded wholly by state government, या फिर partly through contribution collected from beneficiary, या फिर by financial assistance from central government. तीनों ही हो सकते हैं इसमें ये. तो C इसमें आंसर रहेगा. ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 4 ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट में. नेक्स्ट 53. As per Unorganized Worker Social Security Act, unorganized worker include a worker in the organized sector who is not covered by Industrial Dispute Act, या फिर Contract Labor Act, Employee State Insurance Act, Payment of Gratuity Act, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं है. देखिए जो डेफिनेशन दी हुई है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की, वो है सेक्शन 2M में, और वहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ मैंशन इन शेड्यूल 2. तो उसमें A भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है. ये B नहीं दिया हुआ. इस क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया था. नेक्स्ट इज 54. As per section 11 of Unorganized Worker Social Security Act, the central government in respect of the matter relating to the implementation of the provision of the act cannot give direction to, किसको दे सकते हैं डायरेक्शन? नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड को दे सकते हैं, स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड को दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को दे सकते हैं, लोकल बॉडीज़ को नहीं दे सकते. तो डी इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन बता ही दिया. दिस इज सेक्शन 11 ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट. नेक्स्ट 55. Which one of the following is not considered as central government's welfare scheme under the Unorganized Workers Social Security Act? जननी सुरक्षा योजना है. यस ठीक है जी. ये सब प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए देखिए आप शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट. फिर आम आदमी बीमा योजना भी है. आयुष्मान भारत योजना नहीं है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है. सो सी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 56. Every employee shall be entitled to be paid bonus by the employer in an accounting year in accordance with the provision of Payment of Bonus Act 1965, provided he has worked in establishment for not less than 30 working days, 60 या फिर 100, 120, 30 working days. A is the answer.
and this is section 8 of the Payment of Bonus Act. Next 57, an employee shall be disqualified from receiving bonus if he is dismissed from service for participating in illegal strike के लिए नहीं कर सकते, पार्टिसिपेशन इन गो स्लो स्ट्राइक तब भी नहीं कर सकते, फ्रॉड के लिए कर सकते हैं, एब्सेंटिंग फ्रॉम ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सी इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन है ये 9 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। नेक्स्ट 58, सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डील्स विद एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर बोनस। सेक्शन 8 है, रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर 21 है, फिर ये ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर नॉट बीइंग कॉर्पोरेशन और कंपनीज, ये सेक्शन 25 है, तो सी इसमें आंसर हो गया। सेट ऑन सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, ये सेक्शन 15 है ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 59, इफ अ पर्सन कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट or any rule made thereunder or to whom a direction is given or a requisition is made under the act fails to comply with the direction or requisition shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months या फिर 3 years या फिर 1 month या फिर 6 months or with a fine which may extend to 1000 rupees. D is the answer. Section है 28 of payment of bonus act. Next 60, which one of the following charges is non-deductible under section 5 of payment of bonus act for the purpose of determining available surplus? Depreciation admissible under the income tax act वो रहेगा, वो डिडक्ट होगा। डेवलपमेंट रिबेट विच एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट ये भी होगा। डायरेक्ट टैक्स पेबल ये भी होगा। डिडक्शन नॉट मेंशन इन सेक्शन 7 वो नहीं हो पाएंगे, है ना, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। ये मेंशन किया गया है इन सेक्शन 6 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। Next 61, excess allocable surplus that remains after paying the maximum bonus 20% of the total salary or wages in an accounting year shall be carried forward to the succeeding accounting year for payment of bonus in a case of shortage for allocable surplus or losses occurring in the succeeding accounting year as per section 15(1) of payment of bonus act. This is known as क्या होता है, carry on, set on, carry off, set off. It is set on. B is the answer. Next 62, where in any accounting year an employer has paid customary bonus to an employee, he shall be entitled to deduct the amount of bonus so paid from the amount of statutory bonus payable to the employee under the payment of bonus act. ये बिल्कुल ठीक है। Cannot deduct या फिर management is absolved from its liability to pay customary bonus या फिर absolved from liability to pay bonus in the next accounting year. So A is the answer. Section है ये 17 of payment of bonus act. Next 63, under the Factories Act 1948, a person is an adolescent on attaining the age of 15 years but has not completed 18 year of age, मतलब 15 से 18 साल की जो एज होती है वो होती है एडोलेसेंट, ठीक है, उससे नीचे जो है माइनर। सो बी इसमें आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया है एडोलेसेंट की डेफिनेशन? इन सेक्शन 2B ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। नेक्स्ट 64, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री मीन्स एनी premises wherein 10 or more workers were working on any day in the preceding 12 months in any premises where manufacturing process is being carried out on with the aid of the power, या फिर 20 or more days worker working in preceding 12 months in any premise where manufacturing process is being carried out without the aid of power, दोनों ही रहेंगे, तो both 1 and 2, C is the answer. Definition है section 2 clause M में in Factories Act. Next 65, which among the following is are general duty, the duties of an occupier under the section 7A(2) of Factories Act. देखिए ऑक्यूपायर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 2N में इन फैक्ट्रीज एक्ट। और ड्यूटीज़ क्या है? मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेस ऑफ वर्क इन फैक्ट्री इन अ कंडीशन दैट इज सेफ टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, ये बिल्कुल ठीक है जी। एंश्योरिंग सेफ्टी इन कनेक्शन विद यूज एंड हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल एंड सब्सटेंस, ये भी ठीक है।
तो both 1 and 2, C is the answer. Next 66. Which one among the following aspect is not covered in health under the Factories Act? This is chapter 3. Maintaining clean and hygienic condition of spittoons, section 20 है ये. Sweeper to be employed to clean latrine, urinals and washing places. This is section 19E. फिर maintaining temperature as will secure to worker reasonable condition of comfort, section 13(1)B है ये. Providing facilities for overnight accommodation in factories employing more than 500 workers. ये नहीं आता है, डी इसमें आंसर हो गया. Next 67. Which of the following provision regarding fencing of machinery is provided by the Factories Act? Every moving part, whether prime mover or wheel or flywheel connected to the prime mover, shall be securely fenced. बिल्कुल ठीक है. Head race and tail race of every water wheel and water turbine shall be securely fenced. ये भी ठीक है. Lubricated belts of machinery shall be compulsorily fenced. ये नहीं कर सकते ना. फिर any part of stock bar which project beyond the head stock or lathe shall be compulsory fenced. ये ठीक है. तो इसमें 1 to 4 आंसर रहेगा. डी इज दी आंसर. एंड सेक्शन कौन सा है? सेक्शन इज 21 इन फैक्ट्रीज एक्ट. Next 68. Which of the following provisions relating to the measures to be taken to prevent explosion in a factory engaged in a manufacturing process which produces dust, gas, fume, etc. and is likely to explode on ignition are provided in the Factories Act? Effective enclosure of plant and machinery used in the process. ठीक है जी. Ensure accumulation of dust at the one corner. ये गलत है. Exclusion or effective enclosure of all possible sources of ignition. ये ठीक है. Ensure that the gas is not foul smelling. ये कैसे करेंगे तो ये wrong हो जाएगा. तो इसमें 1 and 3 are correct. 1 and 3 only. C is the answer. Section is 37 in Factories Act. Next 69. Which one of the following statement relating to the Factories Act is not correct? Crèche should be provided in a factory employing ordinarily more than 30 women. ये ठीक है. Crèche can be used by all children no under age of 6 years only. तो ये हो गया wrong. Every factory employing ordinarily 500 or more workers should employ prescribed number of welfare officer. ये section 49 में प्रोवाइड किया गया है. फिर adult mean a person who has completed age of 18 years. ये section 2A है in Factories Act. So इसमें गलत कौन सा हुआ? B. B is the answer. Next is 70. Mr. X, who is an occupier of a factory employing 20 workers, asks the employees to work from 9 a.m. to 6:30 p.m. with a half an hour break in between. The workers are given Sunday as weekly holiday. Is this scheme permissible under Factories Act? Yes, या फिर yes if workers are given extra incentive. Yes, subject to approval of chief inspector in a specified situation. Also to the limit prescribed under section 51 of the act. बिल्कुल ठीक है. ये सी इज दी आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 54 ऑफ दी फैक्ट्रीज एक्ट में. नेक्स्ट इज 71. अंडर सेक्शन 57 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, where a worker in a factory works on a shift which extends beyond midnight, the following days for the worker shall be deemed to be a period of 24 hours beginning when the shift ends. A shift begins. The shift ends. A is the answer. This is section 57 of Factories Act. Next 72. As per Factories Act, all inside walls, ceiling, staircase, etc. of the factories shall be repainted and revarnished otherwise than with washable water paints at least once in 2 year, 3 year, 5 year, या फिर when the color of the premises get faded. At least every 5 year. C is the answer. This is section 11, subsection 1, clause B, subclause 1 of Factories Act. Next 73. How many workers are required to be ordinarily employed in the factory for provision of canteen facility under the Factories Act? 100, 200, 250 or 300? It is 250. C is the answer. This is mentioned in section 46 of Factories Act.
नेक्स्ट 74, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया? देखिए, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी थी कब? 1920 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बनी थी ऑन 3 मई 1947। ठीक है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये रिलेट करती है सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये फाउंड की गई थी ऑन 31 अक्टूबर 1920। ये हिंद मजदूर सभा ये 1948 में जो है इस्टेब्लिश की गई थी। तो इनमें से जो है सी आंसर रहेगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और सबसे पहली फर्स्ट ट्रेड यूनियन कौन सी थी? मद्रास लेबर यूनियन, जो कि 1918 में इस्टेब्लिश हुई थी। आईएलओ भी उसके बाद बना था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में। ठीक है ना। और जो ये ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस है, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट 75, who introduced a private member bill in 1928 in Legislative Assembly to amend Trade Union Act for extending the immunities to all trade unions whether registered or not? बीपी वाडिया, फिर एनएम जोशी, या फिर मोतीलाल नेहरू, या एमएन रॉय? एनएम जोशी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 76, which among the following was not a recommendation made by the Royal Commission on Labour? Royal Commission on Labour, also known as विटली कमीशन। जो ये विटले कमीशन का पूरा नाम क्या था इनका? जॉन ई विटले। ठीक है, जो कि सेटअप किया गया था कमीशन इन 1924। तो रिकमेंडेशन क्या थी इनकी? एम्प्लॉयर शुड रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियंस, बिल्कुल ठीक है जी। गवर्नमेंट शुड टेक अ लीड इन द केस ऑफ देयर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज इन मेकिंग रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन easy and in encouraging them to secure registration. Union leaders should endeavor to give as many members as possible some share in work of the union and to find suitable men with the union to act as officers and train them for such position. ये भी था। Trade union should preclude from initiating or conducting credit or supplies societies, ये वाला नहीं था, तो डी इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट इज 77, द फर्स्ट लेबर कमीशन ऑफ इंडिया वाज चेयर्ड बाय। देखिए, फर्स्ट लेबर कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 हेडेड बाय द जस्टिस पीबी गजेंद्र गाड़कर। डी इज द आंसर। सेकंड जो बना था बाय जस्टिस रविंद्र वर्मा इन 1999। उसके बाद अभी तक कोई थर्ड लेबर कमीशन नहीं बनाया गया है अभी तक। नेक्स्ट इज 78, who among the following was the first president of All India Trade Union Congress? देखिए, अभी मैंने बताया था ऊपर, ये जब पूछा था कि कौन सी सबसे पुरानी थी, तो कौन थे? लाला लाजपत राय, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 79, an interstate migrant workman is entitled to which of the following under the Interstate Migrant Workmen Act 1979? Journey allowance to or from his residence and place of work, सेक्शन 15 में प्रोवाइड किया गया है ये ऑफ दिस एक्ट। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस सेक्शन 14 है। फिर वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच जर्नी एज इफ वर ऑन ड्यूटी, सेक्शन 15 है। मनी फॉर फूड ड्यूरिंग सच जर्नी ये नहीं है, तो 1 2 3 हो गई इसमें, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 80, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन Act to an interstate migrant workman if the same has not been provided by the contractor, occupier, appropriate government agent who had recruited by the workman, a principal employer. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं किया गया, तो डी इसका आंसर रहेगा। ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। नेक्स्ट 81, which one among the following cases deal with the issue of interstate migrant workers? Laborers working in Salal Hydro Project versus Jammu and Kashmir, या फिर People's Union for Democratic Rights
वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर रणांगरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, या फिर वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी स्टेट वर्सेज मैनेजमेंट ऑफ दिमाकुची टी स्टेट। तो ये था लेबर वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 82। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। केसेस हैं ये। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये किस चीज़ पर था? ये आर्टिकल 12 पर है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 पर। अब यहाँ को लिखना चाहिए किसका, ये आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ किसका, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है मनीषा प्रियदर्शनी वर्सेज अरबिंदो कॉलेज इवनिंग, ये था आर्टिकल 14 एंड 21 एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे। फिर PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये था किस पर? आर्टिकल 24 एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। फिर है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज अंबिका मिल्स, अनपेड एक्यूमुलेशन अंडर द बॉम्बे वेलफेयर फंड। तो क्या बन गया इसका? 3124। 3124 देखिए ये रहा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 83। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू द वेलफेयर इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 42 जो कि पार्ट 4 में ही है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 भी, ये भी जो है DPSP है। राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, ये आर्टिकल 19 में है ना, 19(1)(c), जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो ये पार्ट 4 में नहीं है, पार्ट 3 में है। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ये आर्टिकल 43 है DPSP। तो सी इसमें आंसर हो गया। देखिए यहाँ लिख भी दिया, कंसेप्ट ऑफ इक्वल पे इक्वल वर्क आर्टिकल बता ही दिया। देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट इज 84। द कंसेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अंडर आर्टिकल 39D कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू पर्सन्स possessing similar qualification only, या फिर all person appointed for the same post, या फिर all men and women, all men and women पर होता है। C is the answer। तो C इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 85। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैन वीमेन इक्वली हैव राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये आर्टिकल 39A देखिए ऊपर ही लिखा हुआ था, है ना। एवरी वर्कर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम 8 days पेड लीव इन अ ईयर, ये मेंशन नहीं है। चिल्ड्रन एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, ये आर्टिकल 24 में मेंशन किया गया है। नन कैन बी फोर्स टू डू बेगार, आर्टिकल 23 मेंशन है। तो बी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86। द स्टेट अंडर पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर फेयर वेज टू वर्कर्स बाय लॉ, या लिविंग वेज टू ऑल वर्कर्स। लिविंग वेज है ये इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली, है ऑर्गेनाइज सेक्टर। लिविंग वेज की बात की गई है। बी इज द आंसर। ये है आर्टिकल 43 इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 87। द प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स? तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, या फिर एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, या फिर फैक्ट्रीज एक्ट। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 88। PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डेल्ट विद, अभी देखिए हमने जो ऊपर ही मैच द फॉलोइंग किया था वहाँ भी डिस्कस किया था कि पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस पर था ये, है ना। बट किसका? वर्किंग इन वेरियस कॉमनवेल्थ गेम प्रोजेक्ट्स, या फिर वर्कर्स वर्किंग इन एशियन गेम्स प्रोजेक्ट। देखिए 82 का है, कॉमनवेल्थ वाला तो बाद में आया था ऑब्वियसली, है ना। तो पेमेंट ऑफ वेजेस वर्क इन ब्रिक इंडस्ट्री नहीं, ये एशियन गेम वाले प्रोजेक्ट पे जो है ये केस हुआ था। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 89। विच वन अमंग द फॉलोइंग केसेस डज नॉट परटेन टू आर्टिकल 23-24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा, ये केस किस पर है? ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर केस है, और ये 7 जजेस बेंच का डिसीजन था। ठीक है, ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा, MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982, ये सब किस पर थे? ये आर्टिकल 23-24 पर थे, है ना। सो इस ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 90। विच वन अमंग द फॉलोइंग केसेस वाज फाइल्ड एज अ रिट पिटीशन अंडर
Article 32 of the Constitution of India, which pertain to the occupational health hazards and disease to the workmen employed in the एस्बेस्टोज इंडस्ट्री। अब देखिए एस्बेस्टोज इंडस्ट्री क्या होती है। एस्बेस्टोज ना एक ना केमिकल होता है, मतलब ये एक रॉक की फॉर्म में आता है, जिससे देखिए अगर वो आपने देखा हो टिन शेड्स होती है ना, वो सीमेंटेड वाली वो बनती हैं, ठीक है ना, वो उनमें एस्बेस्टोज मिलाया जाता है जिससे कि उसकी पकड़ ठीक हो जाती है, लेकिन दैट केमिकल इज टोटली हजार्डस। तो कौन सा केस था ये, ए सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा, या फिर कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC versus Union of India 1995? B is the answer. Next is 91. Which one among the following cases is referred to शिवकाशी firecrackers case? ये MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। डिसीजन कब का, 1980 1997 वाला। D is the answer. Next is 92. Which one among the following provisions of Constitution of India enables the state to impose compulsory service for public purpose? Article 25 वन क्या है, freedom of religion. 24 अगेन prohibition of child in hazardous employment, ये मैंने किया, ये भी किया था है ना। Article 23 क्या है, prohibition of traffic in human being and forced labor। जो ये है 23 का वन, ये क्या कहता है, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बेगार और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिट करता है। फिर जो ये क्वेश्चन है कि इसमें इसका आंसर क्या रहेगा, 23 का क्लॉज 2, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 93, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस वाज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट? ये राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स ये नहीं है, ये केस था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पर। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 94, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 23 का 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन यही रिलेट करता है इससे। चाइल्ड लेबर वाला तो आर्टिकल 24 है, तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 95, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन EPFO वर्सेस सुनील कुमार 2019? All employees who had retired prior to 1st September 2014 were entitled to benefit of decision in the above case. They were not entitled, तो यही wrong हो गया। फिर the employees were entitled to benefit of the above decision if they are retired prior to after exercising option provided in para 11(3) of the pre-amended employee pension scheme as amended by the central government. ये correct है। The direction issued in RC Gupta versus RPFC were directed to be complied with by the court in the above case, बिल्कुल ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज अल्ट्रा वायरस द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंट्रीब्यूट एट द रेट ऑफ 1.6% ऑफ देयर सैलरी टू द एक्सटेंट सच सैलरी एक्सीड्स 15,000 पर मंथ एज एडिशनल कंट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल ठीक है। तो नॉट करेक्ट कौन सा हुआ फिर इसमें, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 96, on which one among the following subjects can state legislature not make law? ट्रेड यूनियन पर कर सकते हैं, वेलफेयर पर कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ लेबर इन माइंस ये सेंट्रल का प्रेरोगेटिव है, तो सी इसमें आंसर हो जाएगा। सोशल इंश्योरेंस पर स्टेट कर सकती है। ये ट्रेड यूनियन प्रोवाइड किया गया है स्केड्यूल 7 में जो लिस्ट है ना, उसमें स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2, तो ट्रेड यूनियन है ये लिस्ट 22, लेबर वेलफेयर 24, सोशल इंश्योरेंस 23, और ये रेगुलेशन ऑफ लेबर इन माइंस ये सेंट्रल लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट नंबर है ये 55। नेक्स्ट इज 97, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। नो एम्प्लॉय कैन बी पनिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ही इज एंटाइटल्ड टू सिकनेस बेनिफिट, ये बिल्कुल ठीक है।
सिकनेस डिफाइन किया गया है सेक्शन 220 ऑफ दिस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड ये मेंशन हुआ है सेक्शन 73 में। No person shall be entitled to sickness benefit on any day on which he works and remains on leave or on a holiday with respect to which he receives wages or on any day of which he remains on strike। ये है सेक्शन 63। तो बोथ इसमें ठीक हैं, सी इज द आंसर बोथ 1 and 2। नेक्स्ट 98, under the Employee State Insurance Act, any arrear of amount due from a factory or an establishment may be recovered from a principal or immediate employer by district and sale of its or his movable property in the manner laid down in सेकेंड स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स है या थर्ड या फोर्थ या फिर फर्स्ट, ये प्रोवाइड किया गया थर्ड स्केड्यूल में, बी इज द आंसर। और ये सेक्शन है 45G सब सेक्शन 5 इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। Next is 99. Which one of the following is not a benefit under the Employee State Insurance Act? सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया गया है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सी इज द आंसर। और ये बेनिफिट्स कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं? इन सेक्शन 46 ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में। नेक्स्ट 100, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज। इस ये सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 में मेंशन है। एवरी फैक्ट्री मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये सेक्शन 2A है। एन एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट शेल ऑलवेज बी हेल्ड टू बी रेजन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट ऑलवेज, है ना। सेक्शन 51A में इसके बारे में बताया गया है। तो 3 गलत हो गया, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली, बी इज द आंसर। Next question number 101. Alice tells Bob, I will not come to meet you tomorrow if it rains। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेन नहीं हुई, if not rain, then Alice will meet Bob। Bob replies, if it rains tomorrow, I will come to meet you at your place। मतलब अगर रेन हुई तो बॉब आएगा, नहीं हुई तो एलिस आएगी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में दोनों मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, इफ ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन ऑफ एलिस एंड बॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इफ इट रेन्स टुमारो एलिस एंड बॉब विल मीट, ये बिल्कुल ठीक है। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो एलिस एंड बॉब विल मीट, दोनों ही ठीक हैं ये। तो बोथ 1 and 2, सी इज द आंसर। Next is 102. Which of the following statement is are necessary and sufficient for a positive real number x to satisfy the inequality? देखिए इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं, ये इजी नहीं है। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, तो इसमें इक्वेशन जो 1 ओनली जो है वो फॉलो होगी, तो इसमें ए आंसर रहेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिसका मैथ बड़ा अच्छा है वो, उसको भी कम से कम इसमें 5 से 10 मिनट जो है क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है एंड यू आर डिपेंडिंग ऑन दी अदर क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन को जो है लीव कर दें, नो नीड टू डू दैट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपका कम से कम भी 10 से 15 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। आता है तो अच्छी बात, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 103. मिस्टर दीन दयाल डोनेट्स ₹X to the I-10th person he meet after he has donated ₹Y to I-1/10th person, where X is the largest integer smaller than or equal to Y upon 2. He stops after donating ₹1 to the last person. If he had ₹100 left after donating ₹100 to a person, how much money in rupees will he have at last? अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इफ़ ही हैड 100 आफ्टर डोनेटिंग ₹100 टू अ पर्सन, मतलब एक पर्सन को उन्होंने 100 दे दिए, उसके बाद उनके पास कितने बच गए? ₹100। ठीक है, हाउ मच मनी विल हैव एट लास्ट, लास्ट में कितना बचा? डोनेट ₹X टू I-10th पर्सन। तो पूरा इक्वेशन बना के ना, ये सारा इसका आंसर रहेगा 3 रुपये बचेंगे आखिरी में, डी इसका आंसर रहेगा। इसकी भी इक्वेशन काफ़ी बड़ी इक्वेशन है, नॉट ईजी। अगेन I do not suggest these types of question in these exams.
Next is 104. A plant grows 20% of its height every year. After how many years will it grow at least twice of its percent height for the first time? मान लो कि एक प्लांट 1 फीट का है अभी, ठीक है, और 20% बढ़ रहा है, मतलब 1.2 फीट। अगले साल जो कितना हो जाएगा वो 1.2 का हो गया 1 ईयर में। फिर इसके आप देख लीजिए, इससे बढ़िया क्या होता है 1.2 करके, तो आपका जो है ट्वाइस जब बन जाएगा तो वो आएगा 4 ईयर्स में। 4 ईयर में ट्वाइस हो जाएगा 20% के हिसाब से। तो बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 105. A packet of chewing gum cost ₹5 and along with each packet you receive 2 coupons. ठीक है। Using 9 such coupons you can buy a packet of chewing gum of the same type along with 2 coupons in it. ठीक है जी। If you have ₹1000 and you buy maximum number of chewing gum packets, how many coupons will you have unspent? कितने कूपन बचेंगे आपके पास? देखिए 1000 है और ₹5 का एक च्युइंग गम का पैकेट है, तो कितने आ गए आपके पास? 200 पैकेट आ गए एक बारी में, ठीक है। और एक पैकेट में कितने कूपन आ रहे हैं? 2, मतलब 400 कूपन हो गए यहाँ पर। अब 9 बेच दिए, 9 कूपन देके एक च्युइंग गम मिल गई, ठीक है, और उसमें 2 और आ गए, मतलब 400 में कितने आ गए? 44 + 4, ठीक है। अब 44 ये आ गए यहाँ पर, इंटू 2 कर देंगे, कितने कूपन हो गए? 88, और प्लस जो 4 रहते हैं कूपन, ठीक है ना, उसमें हम 4 में ऐड करेंगे ना उसको, बचे हुए कूपन जो हैं, कितने हो गए अब? 92 अगेन डिवाइड बाई 9, फिर कितने हो गए? 10 इंटू 2, 20 कूपन हो गए, 10 आ गए ना यहाँ पर, 10 + 2 हो गए ना, और इसमें 2 ऐड कर देंगे, 22 हो गया। अब फिर से 9, कितना आ गया? 2 च्युइंगम आ गई और 2 कूपन इसमें आ गए, मतलब 4 बच गए। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 + 4, कितने आ गया? 8। डी इज द आंसर। अब डायरेक्शन है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, ठीक है जी। एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी ऑन 5 डिफरेंट हेड्स, नेमली रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा एंड सैलरी, डिनोटेड बाय UVXYZ व्हेन रिटन इन द सेम ऑर्डर, है ना, सेम ऑर्डर में हमने लिख लिया, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। द एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग टू UVXY कितना है? ये है 30 और ये 45 एंड 60 एंड 90, ठीक है। तो क्या करना क्या है इसके लिए? पहले आप बनाइए एक सर्कल, यहाँ से आपने 30% ले लिया, मान लो 30% ये है, फिर 45% ये 30 है, ये क्या है? UV, फिर X आ गया 60, 90, ये हो गया Y। तो Z कितना बच गया? मतलब ये जो है 100 से ऊपर ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 360 बनना चाहिए ना, 360 बना यहाँ पर, 90, 180, 180 + 45, 225। अब 360 में से आप 225 माइनस कर दोगे तो कितना बच गया आपका? 135 डिग्री का ये हो गया, ठीक है ना, जो कि है Z, सैलरी। ओके, इफ द कंपनी स्पेंट ₹55.4 करोड़ ऑन रॉ मटेरियल, हाउ मच डिड स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रा क्या है? Y, तो Y कितना है? 90, ठीक है, और रॉ मटेरियल क्या है? U, जो कि 30 है। अगर 30 डिग्री, ये 55.4, तो फिर इसमें 90 कितना होगा? इसका 3 गुना कर दो बस, 55.4 इंटू 3, ये आ जाएगा 166.2 करोड़। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 107. If the company spent ₹465 crore on paying salaries, what
was its total expenditure on these 5 heads? तो कैसे करेंगे इसको? अगर 135 अपॉन 360 है, उसमें से ही लिया है ना हमने, इज इक्वल टू 445 अपॉन जो मैं निकालना है लेट्स से ई इज इक्वल टू 225, क्योंकि इतना बच गया ना, 135 टू 25 कितना होता है 360। तो अब क्या होगा, 135 ई हो गया इज इक्वल टू 445 इंटू 360 अपॉन 135, कितना आ जाएगा 1240। डी इज द आंसर। ऐसे 108, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एक्सपेंसेस वाज ऑन एडवर्टीजमेंट? कितना है, 45 डिग्री है, कितने में से 360 में से, इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा ये 12.5%। सी इज द आंसर। ऐसे 109, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग? देखिए कैसे किया हुआ है, एस टी यू, यहाँ पर क्या आएगा वी, फिर डब्ल्यू। अब सी डी ई, मतलब डी है, 1 का गैप है, फिर ई एफ जी, तो जी एच आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद डी ई एफ जी 2 का गैप है, एच आई जे है, फिर यहाँ पर क्या आएगा के एल एम, विम बन गया। बी इज द आंसर। Next is 110. The number of pairs of value of x, y for x greater than equal to y, where x, y are natural numbers such that x, y is equal to 14x plus y are कितने होंगे? देखिए दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट देखिए कैसे करेंगे इसको। अब x, y है ना ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14x प्लस 14y, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को कर देंगे हम, अब इसको स्क्वायर करके हम इक्वेशन लगा देंगे, ए एक्स वाई माइनस 14x माइनस 14y प्लस 196 इज इक्वल टू 196, ठीक है जी। फिर x क्या रहेगा, x को बाहर निकाल लेंगे, y माइनस 14 अपॉन 14 इंटू वाई माइनस 14, ऐसे तो होगा ना, इज इक्वल टू 196। फिर x माइनस 14 y माइनस 14 इज इक्वल टू 196। अब 196 का हमने क्या देखना है, पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं इसके, तो 1 रहेगा, 2 से हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा, फिर 7 से होगा, 14 से होगा। 7 4 ज़ा 28 एंड 14 इंटू 2 28 से भी हो जाएगा। फिर 49 से हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 से डिवाइड हो जाता है ये। फिर 49 इंटू 2 98 से हो जाएगा, एंड फिर अपने आप से 196 से, ठीक है। ये डिवाइजर्स हैं इसमें। अब टोटल डिवाइजर्स कितने आ गए, 196 2 98 4 49 7 28 एंड 14 यही ना इसमें फैक्टर्स, इसके डिवाइजर्स फैक्टर्स, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 इसमें आंसर आ गया। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 111, समर ओलंपिक्स ऑफ 2028 विल बी हेल्ड एट, कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन, दोहा, लॉस एंजल्स, पेरिस में तो अभी हुए थे 23 में, है ना, तो अब कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 112, विच फुटबॉल टीम बिकेम द चैंपियन ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग इन 2023? देखिए रिसेंट में पूछा गया था, तो अभी तो ये नॉट रेलेवेंट फॉर नाउ, 2023 का पेपर था ये। उस टाइम पर मैनचेस्टर सिटी था, लास्ट 24 में जीता था लिवरपूल ने, जो कि लास्ट था। अभी 2025 का चल रहा है अभी तो, है ना। नेक्स्ट 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री ऑन पीएम इन मई 2023? देखिए ये जो है रिसेंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। उस टाइम पर ये जो है फिजी ने दिया था जब पीएम जो है फिजी के टूर पर थे, ठीक है। तो बी वाज द आंसर। अभी इस ईयर साल में कौन कौन से किसने दिया है वो देख लीजिएगा।
नेक्स्ट इज 114. Which Indian sport person won gold for India in the archery World Cup held in Shanghai in 2023? तब देखिए ये भी उस टाइम का रिसेंट में पूछा हुआ था, तो वो थे ये प्रथमेश जावकर. सी वाज द आंसर. अब जो नेक्स्ट होना है वो होना है 2026 में. नेक्स्ट इज 115. What was the name of the search and rescue operation carried out by the NDRF in the aftermath of earthquake in Turkey? वो था ऑपरेशन दोस्त. सी वाज द आंसर. करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे हुए थे. नेक्स्ट 116. इन अप्रैल 2023 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रू नेशनल पार्टी स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज. कौन कौन सी से ले लिया था? एनसीपी, टीएमसी एंड सीपीआई से. तो 1 2 3 वाज द आंसर. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 117. हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कौन सा कमीशन, 21 या 22. देखिए इसमें से जो है ऋतुराज अवस्थी जो है 22 लॉ कमीशन के चेयरमैन थे. ए वाज द आंसर. अब जो है 23 लॉ कमीशन आ गया है. 23 लॉ कमीशन के जो है चेयरमैन कौन है? रिटायर्ड जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जो कि अभी 15 अप्रैल 2025 को अपॉइंट किए गए हैं. Next is 118. Who has the committee constituted to review the national pension system? ये थे टीवी सोमनाथन. A was the answer. Next is 119. To improve India's performance at the Olympic Games, the government of India started TOPS. What does it stands for? ट्रेन ओलंपिक प्लेयर या फिर टारगेट ओलंपिक पार्टिसिपेंट या फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम. ये था सी. सी इज द आंसर. Next is 120. Who among the following was not one of the gold medalists for India at IBA Women's World Boxing Championship 2023? नॉट वन ऑफ दी है ना इसमें. ये नीतू घनघस है, स्वीटी बूरा था, फिर ये लवलीना था, जमुना बोरो नहीं थे. तो सी वाज दी आंसर. अभी 2025 की जो है सितंबर में हुई है. कहाँ पर? लिवरपूल, इंग्लैंड में. ओके. इस बार जो है जैस्मिन लंबोरिया एंड मीनाक्षी हुड्डा, इन्होंने जो है गोल्ड जीता है. बाकी एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मिला है. ठीक है. नुपुर शुरान को मिला है सिल्वर एंड पूजा रानी को मिला है ब्रॉन्ज. अलग अलग वेट्स में हैं ये. So friends, here we have discussed the question paper of UPSC ALC Assistant Labour Commissioner exam paper of 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए. जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है. एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे. वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोस को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.